आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम फ्रीडम का जो आइडिया है उसको समझने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने अपना जो फ्रीडम का इंट्रोडक्शन है वो कर लिया है, जिसमें हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रीडम, जिसमें हमने समझा नेल्सन मंडेला का आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है, ऑन्ग सैन सूची का आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है। साथ ही साथ में जो गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज था उसको भी हमने बहुत डिटेल में कवर करा है। बहुत अच्छे तरीके से हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली है फ्रीडम के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे आज हम लोग समझेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स को, कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, प्रतिबंध क्या होते हैं। और हमने समझा था कि फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम के ऊपर थोड़े से कॉन्स्टेंट्स भी चाहिए। तो क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, हम उस चीज़ को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है उसको भी हम समझेंगे। और लिबरलिज्म का आइडिया क्या है, लिबरलिज्म क्या आइडियोलॉजी है, किस चीज़ को लिबरलिज्म सपोर्ट करती है, लिबरलिज्म का आइडिया अबाउट लिबर्टी क्या है, हम उस सब चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हमारा चैनल एक बिगिनर चैनल है और आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो बिना देर करे शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो देखो, इससे पहले हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़ा। कॉन्स्टेंट्स का जब हम आइडिया पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम में दो एस्पेक्ट आते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है फ्रीडम का कि फ्रीडम इज़ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। और कौन से कॉन्स्टेंट? एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स का एब्सेंस। वहीं साथ साथ में इसका पॉजिटिव डायमेंशन जब हमने पढ़ा तो पॉजिटिव डायमेंशन ये कहता है कि फ्रीडम मीन्स हैविंग दोज कंडीशंस जिसमें हम अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स और पोटेंशलिटीज़ को डेवलप कर पाएँ। ये दोनों चीज़ें ही फ्रीडम के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ये अब तक हमने अंडरस्टैंडिंग करी। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि बिना कॉन्स्टेंट्स के सोसाइटी क्या हो जाती है, सोसाइटी क्योस बन जाती है। हर कोई अपनी मर्जी का करेगा तो क्या होगा, क्योस हो जाएगा। इसीलिए हमें कुछ सर्टेन कॉन्स्टेंट्स चाहिए होते हैं। तो हम उसी को आज अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से कॉन्स्टेंट चाहिए, कौन से कॉन्स्टेंट्स जस्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कौन से कॉन्स्टेंट्स अनजस्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ को समझाती हूँ कि क्या दिया हुआ है आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ में। रेस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स पर अलग अलग तरीके से लग सकती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है। गवर्नमेंट जब लॉज बनाती है तो वो हमारे फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है सॉल्ट एक्ट। इस सॉल्ट एक्ट की वजह से क्या हुआ, हमारा जो फ्रीडम था ना कि हम अपने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते थे, उसको बेच सकते थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया, वो फ्रीडम हमसे छीन लिया गया था। तो ये एक तरीका है कि गवर्नमेंट जो सर्टेन लॉज बनाती है वो अनजस्ट लॉज जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है उसको छीन लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक तरीका, वन ऑफ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट। और सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है? कॉलोनियल रूलर्स ने जो जो लॉज बनाए, जो जो उन्होंने यहाँ पर काम करे, वो सारे काम क्या थे? वो सारे काम हमारे फ्रीडम को छीनने के ही तो थे। वो सारे लोग, कोई भी किसी भी प्रकार की कॉलोनीज़ में जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, लोगों के फ्रीडम को ही तो छीन रही थी। ठीक है। तो वो जो कॉलोनियल रूल है वो पूरा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर कॉन्स्टेंट लगाए जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका में जब आज़ादी मिली, मतलब आज़ादी से पहले जब साउथ अफ्रीका में ये जो इंडिपेंडेंस चल रही थी तो क्या हो रहा था वहाँ पर एपरथाइड रिजीम, वहाँ पर क्या था? एपरथाइड रिजीम वहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा था वहीं की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो एपरथाइड रिजीम क्या था? एपरथाइड रिजीम में भी तो जो कॉन्स्टेंट लगाए जा रहे थे वो क्या थे? वो अनजस्ट कॉन्स्टेंट्स थे, है ना। हमने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली है ऑलरेडी। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है कॉन्स्टेंट का। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक नहीं है तो क्या करेगी? हमारी फ्रीडम को छीन लेगी हम लोगों से। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है
तो वो लोगों के फ्रीडम के प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। और इसीलिए जब कोई भी कंट्री आज़ाद होती है तो क्या अडॉप्ट करती है? डेमोक्रेसीज लोग अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर लोग अपने अपने रूलर्स के ऊपर एक कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं। कैसे? हमारी मर्जी होती है कि हम किस पर्टिकुलर लीडर को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम अपनी डिमांड्स लीडर्स को बताते हैं, हम उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अगर हमारा फ्रीडम प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें पहली बात फ्रीडम दो और हमारे फ्रीडम की रक्षा करो। पुलिस हमारी फ्रीडम की रक्षा करती है, मिलिट्री हमारी फ्रीडम की रक्षा करती है, और इस तरीके से पूरी की पूरी गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम की प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोग अडॉप्ट करने की बात करते हैं। तो ये हमने एक कॉन्स्टेंट जाना। और क्या कॉन्स्टेंट हो सकते हैं हमारे ऊपर? तो सोशल कॉन्स्टेंट भी तो होते हैं ना। एक सोशल इनइक्वालिटी अगर हमारे समाज में होती है, जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम की वजह से क्या दलितों के फ्रीडम के ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं लगे थे? और वो कॉन्स्टेंट क्या जस्ट थे? वो अनजस्ट कॉन्स्टेंट थे। बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था कि जस्ट क्योंकि एक व्यक्ति दलित है तो इसीलिए इसको टेम्पल एंट्री नहीं दी जा रही है, उनको जो पब्लिक जो वेल्स हैं, कुएँ हैं, वहाँ से पानी लेने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो वो अनजस्ट कॉन्स्टेंट था, इसकी वजह से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली अगर सोशल इनइक्वालिटी एक कॉन्स्टेंट है तो साथ साथ में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर कॉन्स्टेंट है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, एक गरीब बच्चा है, ठीक है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, तो वो उसके पास फ्रीडम है ही नहीं, फ्रीडम टू गेन एजुकेशन, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन का फ्रीडम उसके पास नहीं होगा। अगर उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो उसके पास ये फ्रीडम कहाँ से आएगा कि वो अपनी मनचाही जॉब को कर सकता है? तो क्या हुआ? उसके ऊपर कॉन्स्टेंट लगा कि नहीं लगा? वो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट लगा कि नहीं लगा? तो ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे फ्रीडम के ऊपर क्या लगे, कॉन्स्टेंट्स लगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। हम लोग एक कोटेशन समझेंगे। कोटेशन किसका? सुभाष चंद्र बोस का। हम कोटेशन समझेंगे सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया है, फ्रीडम के बारे में उन्होंने क्या बोला, उनका बहुत अच्छा कोट है, ठीक है। और कैसे वो इन्हीं सब कॉन्स्टेंट्स को हटाने की बात करते हैं कि हमें अपने सोशल कॉन्स्टेंट्स को हटाना है, हमें अपने इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स को हटाना है, ताकि एक इंडिविजुअल सही मायनों में अपने आप को एक फ्री इंडिविजुअल कह सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है उसको। तो क्या बोलते हैं वो, मैं केवल आपको बताती चलूँगी, आप समझते चलिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि अगर हमें एक रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ लेकर के आना है, रेवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब है एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को चेंज करना है, नए आइडियाज़ सोसाइटी में लेकर के आने हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा दैट होल्ड एन आइडियल वी होल्ड एन आइडियल विच विल गैल्वेनाइज आवर होल लाइफ। हम एक ऐसे आइडिया को पकड़े जो हमें पूरी लाइफ तक खींचेगा, हमें पूरी लाइफ मोटिवेट करता रहेगा, पूरी लाइफ को शेप करेगा। और वो कौन सा आइडिया है जो हमें पूरी लाइफ मोटिवेट करेगा, शेप करेगा हमारी पूरी लाइफ को? तो वो आइडिया है फ्रीडम। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फिर कहते हैं कि फ्रीडम के अलग अलग मीनिंग होते हैं। हर कोई फ्रीडम अलग अलग तरीके से एक तरीके से उनको इंटरप्रेट करता है ना। बाय फ्रीडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाय फ्रीडम क्या मानते हैं? तो वो कहते हैं आई मीन ऑल राउंड फ्रीडम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है? ऑल राउंड फ्रीडम। केवल एक कम्युनिटी के लिए फ्रीडम नहीं, सबके लिए फ्रीडम, ऑल राउंड फ्रीडम। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रीडम अगर इंडिविजुअल के लिए है तो फ्रीडम सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। फ्रीडम अगर रिच के लिए है तो फ्रीडम पुअर के लिए भी होना चाहिए। फ्रीडम अगर मेन को मिल रहा है तो फ्रीडम फिर वुमेन को भी मिले। और फ्रीडम अगर इंडिविजुअल्स को मिल रहा है तो फ्रीडम फिर सभी की सभी क्लासेस को मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब केवल और केवल पॉलिटिकल बॉन्डेजेस से आज़ादी प्राप्त करना नहीं है, केवल ब्रिटिश रूल से आज़ादी प्राप्त करना फ्रीडम नहीं हो सकता। तो फ्रीडम का मतलब और क्या है? फ्रीडम का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब तक वेल्थ सही तरीके से, इक्वल तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तब तक पुअर को फ्रीडम कैसे मिलेगा? सोचिए ज़रा। कह सकते हैं हम लोग उसको फ्रीडम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब तक कास्ट बैरियर्स नहीं हटेंगे तब तक दलित को फ्रीडम कैसे मिलेगा? ठीक है।
जब तक कम्युनलिज्म नहीं जाएगा तब तक हर रिलीजन का व्यक्ति अपने आप को फ्री कैसे महसूस करेगा? वो तो हमेशा डर में रहेगा कि पता नहीं कब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कब कम्युनल वायलेंस हो जाए और हमारी जान चली जाए। रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हमारी इनइक्वालिटीज़ है, चाहे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करें, चाहे हम सोशल इनइक्वालिटीज़ की बात करें, और जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है, सबको हटाना पड़ेगा, तब जा कर के ट्रूली हम एक ऐसी सोसाइटी अचीव कर पाएंगे जो फ्री होगी। और क्या कहते हैं लास्ट में? वो कहते हैं कि जो आइडिया है, जो फ्रीडम का जो आइडिया है ना, वही केवल हमारे सोल की जो हंगर है उसको फुलफिल कर सकता है। सोल की हंगर का मतलब यहाँ पर होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल ले लो, हम सभी सोल है, ठीक है, हम सब में सोल है, तो हम सबकी सोल क्या चाहती है? लिबर्टी ही तो चाहते हैं हम लोग फ्रीडम ही तो चाहते हैं, है कि नहीं? तो हमारा इनहेरेंट नेचर है फ्री होने का। तो अगर हमारी अंदर की जो हंगर है उसको अगर हमें फुलफ़िल करना है, तो फ्रीडम ही एक वो आइडिया है जिससे हम वो चीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना लोगों के ऊपर, तो हम कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा आइडिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने केवल समझा कि सोशल कॉन्स्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ कॉलोनियल गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट लगाती है, और इसीलिए हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम की रक्षा करेगी। ठीक है, और हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडिया को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें कॉन्स्टेंट्स क्यों चाहिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स। हमें कॉन्स्टेंट्स क्यों चाहिए? तो अब तक हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टेंट। इसको समझने के लिए सिंपल सी एक इमेजिनेशन करो। क्या इमेजिनेशन करो? आप अपनी आपकी क्लास होगी, क्लास ऑफ 40-50 स्टूडेंट्स। आप इमेजिन करो एक ऐसी क्लास है, जो आपकी क्लास है, उसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। जस्ट इमेजिन करना है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। इसका मतलब आपके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी क्लासरूम में लेकर जा सकते हो। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टेंट क्या नहीं है? दूसरा कॉन्स्टेंट ये नहीं है कि अगर जब क्लास चल रही है, सपोज फॉर एग्जांपल, तो जब आपके ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन लेकर के जा सकते हो, आप आराम से मोबाइल फ़ोन लेकर के जाओगे। फिर जब भी कोई चैट करना होगा किसी को, तो आप आराम से, उसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, आप कभी भी चैट करोगे क्लास के बीच में, कभी भी वीडियो कॉल लगा करके बात करने लगोगे अपने दोस्त से। ठीक है, तो ये कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। सिमिलरली और क्या क्या कॉन्स्टेंट नहीं है? अब क्योंकि आपकी क्लास में कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो सपोज़ आपकी क्लास में कोई बहुत अच्छा सिंगर है, उसको 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 मन करा, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई फ्रीडम, उसकी फ्रीडम के ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, उसको मन करा गाना गाना है, तो क्लास चल रही होगी, बीच में खड़े होकर के गाना गाने लगेगा, है ना? बीच में खड़े होकर के गाना गा रहे हैं, क्यों? रीज़न देंगे भाई, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, इसको भी समझ लिया। और क्या क्या हो सकता है अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगी? और ये हो सकता है कि बच्चे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और बीच में छोड़ करके चले जा रहे हैं। क्यों? कोई कॉन्स्टेंट तो है नहीं, टीचर रोक ही नहीं सकता। बढ़िया बात है। फिर आप तो बोलोगे, कुछ बच्चे तो बोलेंगे वाह यार कितनी बढ़िया क्लास है ये तो। अरे रुको भाई रुको, और भी चीज़ें हैं। जब कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है ना कि कोई एक इंडिविजुअल, आपकी क्लास का कोई क्लासमेट, अपने एक ओपिनियन को दूसरों के ऊपर इम्पोज करने लगे, और जो बोले कि हम इस ओपिनियन को नहीं मानते हैं, तो हो सकता है उसको डराने लगे, हो सकता है मारपीट हो जाए क्लास में। एक एक इंडिविजुअल ये भी तो बोल सकता है ना कि क्लास में कोई नहीं बोलेगा, केवल मैं आंसर करूंगा। तो क्या होगा? बाकी सभी लोग बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी बोलेंगे, फिर आप लड़ने लगोगे, है ना? ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, फाइट हो सकती है। ओवरऑल आप बताओ, आप क्लासरूम में गए थे एजुकेशन गेन करने के लिए, क्या आप एजुकेशन गेन कर रहे हो? आपका जो फ्रीडम था टू गेन क्वालिटी एजुकेशन, क्या वो आपका फ्रीडम मिल पा रहा है? आप बोलोगे नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टेंट्स होना ज़रूरी है। अगर एक क्लासरूम बिना कॉन्स्टेंट के नहीं चल सकती, तो आप खुद सोचो, एक सोसाइटी, एक कंट्री, पूरा वर्ल्ड बिना कॉन्स्टेंट के कैसे चल सकता है? इसीलिए हमें कॉन्स्टेंट चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्स्टेंट के क्या होता है? कियोस हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जो पावरफुल व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चालू कर देता है, अपने व्यूज़ को दूसरे के ऊपर हम थोपना चालू कर देते हैं, और इससे लोगों का फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को चाहिए। अब ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने करी, अब हम इसको फटाफट से एक एक करते हुए समझते हैं और पूरी आइडिया को लेते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम किसी भी एक ऐसे वर्ल्ड में नहीं रह सकते जहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना कॉन्स्टेंट के सोसाइटी क्योस हो जाएगी, सोसाइटी में क्योस हो जाएगा, है ना?
अब इसको और कैसे समझना है, और ऐसे समझना है कि हम सभी के ओपिनियंस अलग अलग है। आपका ओपिनियन हो सकता है अलग हो, मेरा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है ना। अब जब हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो लड़ाई हो सकती है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस की वजह से, कि भाई तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरे लिए ये आइडिया सही है, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि नहीं तुम मेरी बात मानो, नहीं तुम ऐसे ही कपड़े पहनो, नहीं तुम ऐसे ही बात करो, नहीं तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। इस तरीके के कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने चालू कर देगा, क्योंकि किसी के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। अब जो मर्जी है कोई भी कुछ भी कर रहा है, ऐसा हो जाएगा ना। और क्या क्या होगा, और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो सकते हैं। पार्किंग स्पेसेस पर लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, कभी कोई घर पर लड़ रहा है, कभी लैंड पर लड़ाई हो रही है, कभी पर्टिकुलर फिल्म की स्क्रीनिंग पर लड़ाई हो रही है, कि हमारे ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि हम ये पर्टिकुलरली जो फिल्म है ना, ये हमें अच्छा नहीं लग रही, ये जो फिल्म है पर्टिकुलरली हमें पसंद नहीं है, ये हमारे बिलीव्स के खिलाफ है, तो हम ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर फिल्म स्क्रीन ही ना हो। उसकी बैन की आवाज़ उठाने लगेंगे कि बैन कर दो उसको, ऐसा करने लगेंगे। तो इन सब से हम क्या समझ रहे हैं, इन सब से ये समझ रहे हैं कि क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक मैकेनिज़्म चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें एक ऐसे कॉन्स्टेंट्स चाहिए जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है और अगर कोई वायलेंस होता है तो वो कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इससे हम क्या समझ रहे हैं, और इससे हम ये समझ रहे हैं कि हम अगर कहते हैं कि हम फ्री सोसाइटी में रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी क्या है इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम एक दूसरे के व्यूज़ को, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें और अपने ओपिनियंस को दूसरों के ऊपर इम्पोज ना करें। तभी जाकर के हम अपने आप को कह पाएंगे कि हम एक फ्री सोसाइटी में रहते हैं, है ना। सपोज़ आपके घर में 4 लोग हैं, एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोप रहा है, ठीक है, सपोज़ ये तो केवल फैमिली की बात हो रही है। तो आप खुद सोचो कि क्या आप अपने आप को फ्री महसूस कर पाओगे, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस, अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंगली लाइफ नहीं जी रहे हो। आपके ऊपर तो दूसरा इंडिविजुअल अपने ओपिनियंस थोप रहा है, नहीं ऐसा ही करना है, नहीं साइंस ही पढ़ना है, नहीं बाहर नहीं जाना है, नहीं ये मूवीज़ नहीं देखनी है, घूमने नहीं जाना है, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलग रख दो, ठीक है, दोस्तों के साथ बात मत करो। इस तरीके के व्यूज़ के साथ आप खुद सोचो, क्या ये इम्पोजिंग व्यूज़ नहीं है? और अगर इम्पोजिंग व्यूज़ है तो कैसे कह सकते हैं हम फ्री सोसाइटी में रह रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, कि अगर हमें एक फ्री सोसाइटी चाहिए तो हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स चाहिए होंगे। हमें उस व्यक्ति को रोकना पड़ेगा जो हमारे ऊपर अपनी थॉट्स इम्पोज कर रहा है, कि देखिए अगर आपके पास आपका ओपिनियन है, यू कांट इम्पोज दैट ऑन मी। ठीक है, आपके पास अपना ओपिनियन है ना, लेकिन आपके ऊपर ये कॉन्स्टेंट है कि आप अपने ओपिनियन को किसी दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? तो अगर हमारे पास अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट लगेगा कि हमारे जो बिलीफ है वो हम दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कॉन्स्टेंट चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे के ऊपर इम्पोज करने लगेंगे बिना कॉन्स्टेंट के, क्या होगा, दूसरे व्यक्ति का जो लिबर्टी है, उसका जो फ्रीडम है वो हम छीन रहे हैं। दोनों के बीच में एक टकराव हो रहा है कि अगर ये अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करेगा बिना किसी कॉन्स्टेंट के, तो दूसरे इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में हर मेंबर अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करे, कुछ मिनिमम कॉन्स्टेंट्स लगाने ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और मैं केवल एक एग्जाम्पल दूंगी, इससे आपको पूरे पैराग्राफ की समरी समझ में आ जाएगी कि क्या दिया हुआ है। क्या होते हैं लीगल और पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स, क्यों हमें लीगल यानी कि लॉ के द्वारा कुछ सर्टेन रिस्ट्रेंट चाहिए और कुछ पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स क्यों चाहिए। सपोज एक एग्जांपल है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, सपोज, ठीक है। तो वो ये बिलीफ तो रखते ही हैं, साथ साथ में वो ये कहते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है या इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता है, तो हम उन सभी को अपोज करेंगे और हम उनके वे ऑफ लाइफ, हम उनकी बिलीफ को बिल्कुल अनडिज़ायरेबल मानेंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए काम करेंगे, हम उसको रोकेंगे और उनकी जो बिलीफ है हम उसके ऊपर अपनी बिलीफ को इम्पोज करेंगे, बिकॉज वी आर बिलीविंग कि इंटरकास्ट मैरिज गलत है, ठीक है। समझ में आ गई कंडीशन?
ये हमारी कंडीशन है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं या जो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इम्पोजिशन होगा। एक सर्टेन ग्रुप इम्पोज करेगा अपने पर्सपेक्टिव को, उनको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि उन लोगों को मार दिया जाए जस्ट बिकॉज कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज करने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, ठीक है, कि क्योंकि एक पर्टिकुलर विलेज की जो फैमिली है, या एक पर्टिकुलर विलेज में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, तो जो कपल्स होती है उनको मार भी दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी होती है। कुछ लोगों को हैरेस भी कर दिया जा सकता है, डराया धमकाया जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है? हम जिस पर्टिकुलर बिलीफ में विश्वास रखते हैं, हम उसको इम्पोज करवा रहे हैं दूसरों की लाइफ में, और तब वो इंडिविजुअल क्या करेंगे? वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, प्रोटेक्शन की डिमांड करेंगे। और इसीलिए स्ट्रॉन्गर लॉ सपोर्ट होना ज़रूरी है, ताकि एक इंडिविजुअल अपनी बिलीफ को सही तरीके से अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। यहाँ से हमने क्रक्स क्या लिया? यहाँ से हमने क्रक्स लिया कि सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स होना, एक मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट होना इसीलिए ज़रूरी है, हर चीज़ पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी में हमें सही तरीके से हर लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कॉन्स्ट्रेंट लगाएं। अगर कॉन्स्ट्रेंट नहीं होंगे तो इंडिविजुअल्स अपनी, जो डोमिनेटिंग इंडिविजुअल्स है, वो अपनी बिलीफ को दूसरों के ऊपर इम्पोज करेंगे, और इसकी वजह से लिबर्टी और जो फ्रीडम है दूसरी कम्युनिटी का, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। समझ में आ गए? इसीलिए हमें यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग ली कि कुछ सर्टन लीगल और पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट्स हमें चाहिए, कुछ सर्टेन मिनिमम कॉन्स्टेंट इसीलिए चाहिए, ठीक है। आई होप इंटरकास्ट मैरिज के एग्जाम्पल से ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, आपने बता तो दिया कि कुछ कॉन्स्टेंट्स हमें फ्रीडम के ऊपर चाहिए, ठीक है, लेकिन कौन से कॉन्स्टेंट्स ज़रूरी है और कौन से कॉन्स्टेंट्स जस्टिफाइबल है? क्या कोई ऐसे कॉन्स्टेंट भी है जो ज़रूरी नहीं है? उनके बीच में हम अंतर कैसे करेंगे? हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कॉन्स्टेंट्स इम्पोज करेगी हमारे ऊपर, ठीक है? कौन सी अथॉरिटी है जो इम्पोज करेगी? कौन हमें बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? और क्या कोई ऐसा एरिया भी है जहाँ पर एक इंडिविजुअल को कम्प्लीटली लिबर्टी दे दी गई है कि उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, ना कोई इंडिविजुअल उसमें इंटरफेयर कर सकता है? क्या कोई ऐसा स्पेयर भी है? क्या कोई ऐसा एरिया भी है जिसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते? तो ये सभी चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हार्म प्रिंसिपल के ज़रिए हमें ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट हम छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म बेसिकली, जब भी हम कहते हैं ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तो यार बहुत लिबरल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो टॉलरेंट है। कैसे कहते हैं हम किसी के पेरेंट्स लिबरल है? हम ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत लिबरल है, तुम आराम से अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, या फिर एक तरीके से पुणे या मुंबई घूमने जा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तो काफ़ी लिबरल है। इसका मतलब ये है, हम उनको ये बोल रहे हैं इवन दो उनके पेरेंट्स उनके साथ एग्री नहीं करते हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद ना हो कि बच्चे घूमें, बट स्टिल वो अपने बच्चों की जो चॉइस है उसको एक्सरसाइज करने दे रहे हैं, उनकी मनमर्जी करने दे रहे हैं, उनको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली जीने दे रहे हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो लिबरल है। और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि इवन दो हम डिसएग्री करें, लेकिन फिर भी हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की चॉइस को, उसको कहा जाता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं टॉलरेंस होना, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है सहिष्णुता। समझ पा रहे हो? तो जब यहाँ पर बोला जाता है कि समवंस पेरेंट्स आर लिबरल, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, ठीक है। मतलब लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, देखो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक सेट ऑफ आइडियाज़, कुछ कॉमन आइडियाज़ जिसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो हर कोई एग्री करता है। ये आइडियोलॉजी लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म भी है, और अनार्किज्म भी है, फेमिनिज्म भी है, ये सारी आइडियोलॉजीज़ है। ये आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा इन डेप्थ में समझोगे। यहाँ पर हम केवल लिबरलिज्म की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज लेने जा रहे हैं कि लिबरलिज्म क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो उसमें टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि लिबरल्स हैव ऑफन सेड वी आर गोइंग टू डिफेंड द राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति
कुछ बात रख रहा है तो हम बिल्कुल उसकी बात को सुनेंगे और उसके बोलने के अधिकार को डिफेंड करेंगे, इवन दो वो क्या बोल रहा है, वो जो बोल रहा है हम उससे डिसएग्री करते हैं। सपोज अगर आप बोल रहे हो कि रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो कह रहा है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो दूसरा इंडिविजुअल आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो उसको रिस्पेक्ट करता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो नहीं मानता कि रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ये कह रहा है कि ठीक है, तुम अब कम से कम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करो और तुम बताओ, अपनी बात रखो कि तुम्हें क्यों रिजर्वेशन अच्छा लगता है। ये लिबरल्स कहते हैं कि हम आपकी बात से एग्री भले ही ना करें, लेकिन फिर भी हम आपके फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आपको भी फ्रीडम है, और हम आपकी बात को सुनेंगे इवन दो हम एग्री नहीं करते हैं उस बात से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिबरलिज्म में बोली जाती है। फिर मॉडर्न लिबरलिज्म का फोकस क्या होता है? मॉडर्न लिबरलिज्म के अलग अलग स्टैंड्स हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ये अलग अलग टाइप्स है। अभी केवल हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सॉरी, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, बहुत इन डेप्थ में पढ़ोगे। तो जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, जो वन ऑफ द टाइप ऑफ लिबरलिज्म है, वो क्या कहता है? वो फोकस करता है इंडिविजुअल पर, कि इंडिविजुअल की लिबर्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इंडिविजुअल, अगर कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी है, हम सबको ये पूरी लिबर्टी है कि हम अपने मुताबिक लाइफ जिए, ना कि हमारी फैमिली क्या कह रही है, कम्युनिटी क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कह रही है, उनके अकॉर्डिंगली जिए। तो वो एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल को ये डिसीजन लेना है कि उन्हें किसके साथ मैरिज करनी है, किसके साथ उनको शादी करनी है, तो वो इंडिविजुअल के द्वारा ही लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी चॉइस को फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी ये सब डिसाइड करते हैं, नहीं। ये है अंडरस्टैंडिंग कि इंडिविजुअल सुप्रीम है, एक व्यक्ति सुप्रीम है, उसकी लिबर्टी सुप्रीम है, उसकी चॉइस सुप्रीम है। ठीक है। फिर लिबरल्स जो है वो लिबर्टी को, इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, इवन ओवर द वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी। वो कहते हैं इक्वालिटी से ज़्यादा लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी लाने के चक्कर में आप लिबर्टी को कम कर दोगे। अगर सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है, मतलब जो लिबरल्स अपना रीज़न देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इक्वालिटी लेकर के आओगे तो क्या करोगे? जो रिच है, जो उनसे जो आप टैक्स है वो और ज़्यादा कलेक्ट करोगे और वो गरीब लोगों को दोगे। तो उसकी वजह से जो उन्होंने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, जो उन्होंने प्रॉपर्टी से पैसे कमाए हैं, वो तो आप छीन रहे हो ना। उनकी जो लिबर्टी से जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो आप छीन रहे हो। इस तरीके के वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। अभी आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जस्ट आपको केवल एक अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, तो बस ये समझ लो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को वो ज़्यादा फोकस करते हैं ओवर द वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी। और क्या है, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो वो फ्री मार्केट पर फोकस करते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए। फ्री मार्केट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को डिसाइड नहीं करना कि हम कितने अमाउंट में, कितने कॉस्ट में एक पर्टिकुलर चीज़ को बेचेंगे। गवर्नमेंट को चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली चीज़ें चले। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में। और स्टेट का जो रोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमल रोल होना चाहिए कि स्टेट रहे। स्टेट का काम है लोगों के राइट्स को और लोगों की लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना, बस इतना ही काम है। स्टेट को लोगों की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना है किसी भी हालत में। स्टेट को नहीं बताना है कि तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, स्टेट को इंडिविजुअल्स की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करनी, ऐसा लिबरल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये चीज़ पहले लिबरल्स बहुत ज़्यादा मना करते थे कि मिनिमल रोल होना चाहिए स्टेट का। धीरे धीरे जब ये देखा गया कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ गई, गरीबी उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने फिर बोला, अपने स्टैंड को चेंज करा और वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करने वो लगे कि नहीं, ज़रूरी है भाई कि स्टेट वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम करे और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म तो नहीं हो सकती बट कम करने के लिए काम करे। ठीक है, ये चेंज करा उन्होंने अपना ओपिनियन। तो देखो, पहले लिबरल्स मना करते थे कि बिल्कुल भी स्टेट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो गरीबी से बाहर आना चाहता है तो स्टेट को मदद करनी चाहिए, स्टेट को एजुकेशन देना चाहिए, स्टेट को हेल्थ देना चाहिए, ताकि वो अपनी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ से ऊपर उठ सके। और यही आइडिया क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का आइडिया होता है। समझ गए? तो हमने अब क्या समझा? इस पूरे आइडिया से हमने ये समझा कि लिबरलिज्म में
टॉलरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। लिबरलिज्म इंडिविजुअल पर फोकस करता है, लिबरलिज्म इंडिविजुअल की लिबर्टी पर फोकस करता है। और पहले लिबरलिज्म मार्केट पर फोकस किया करता था, लेकिन आज के टाइम में लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट पर फोकस करता है, जिसमें वो कहता है कि इंडिविजुअल की सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए स्टेट को स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी पिक्चर? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमने पूरा अंडरस्टैंड करा क्या कॉन्स्ट्रेंट है, किस प्रकार के कॉन्स्ट्रेंट है, और किस तरीके से हमें अपनी व्यूज़ को इम्पोज नहीं करना है, और अगर इम्पोज होगा तो क्या होगा, लोगों की लिबर्टी चली जाएगी। इसीलिए कॉन्स्ट्रेंट्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली। नेक्स्ट टॉपिक में हम फटाफट से हार्म प्रिंसिपल को भी समझेंगे। ठीक है, तब तक क्या करना है, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो कि प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और तब तक मन लगा करके पढ़ते रहना है और हंसते रहना है इसी तरीके से, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों को नमस्कार।